अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन, हर गुजरते पल के साथ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं और पूरी दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने साफ कर दिया है कि यह टकराव अभी थमने वाला नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। बता दें कि एक बार फिर वही आग भड़कती नजर आ रही है। दरअसल ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। दावा है कि इन मिसाइलों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ईरान की एक चेतावनी थी या फिर किसी बड़े युद्ध की एक नई शुरुआत। देखिए, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटों पहले ही ये कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और समझौते की उम्मीद बनी हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सैन्य अभियानों को रोककर कूटनीति को मौका देने की भी बात कही थी। लेकिन इसी बीच मिसाइलों की गूंज ने यह संकेत दे दिया कि जमीन पर हालात अब भी बेहद बेकाबू नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई, जिसमें ईरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बैठक खत्म हुई और कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी गई। इधर लाल सागर यानी रेड सी भी युद्ध के साए में अछूती नहीं है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। उनका कहना है कि टैंकर ने उनकी घोषित समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। वहीं ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी यानी UKMTO ने भी लाल सागर में एक टैंकर के पास विस्फोटक जैसी घटना की पुष्टि की है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूतियों का कहना है कि टैंकर ने उनकी घोषित समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन किया। चेतावनी के बावजूद रास्ता नहीं बदला, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया और अपना मार्ग बदलने पर मजबूर होना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेड सी अब पूरी तरह जंग का नया मोर्चा बनता जा रहा है? क्या ईरान समर्थित जो प्रॉक्सी संगठन है, जो हूती है, अब खाड़ी देशों को सीधे चुनौती दे रहे हैं? और क्या इस हमले के बाद तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर भी बड़ा संकट मंडरा सकता है? तो ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। बैक चैनल बातचीत की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक करते हैं। कभी अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है, तो कभी ईरान आसपास के जो खाड़ी देश है वहां बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या एक बार फिर से पूरा विश्व एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, और कुछ ही देर में विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर HNN न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, आखिर क्या वजह है कि बीते 5 महीने से जो भी कोशिशें हो रही हैं, शांति वार्ता जो भी हो रहे हैं, आखिर क्यों वो विफल हो रहे हैं? आखिर क्या वजह कि बीते 5 महीने से जो मिडिल ईस्ट है वो तनाव इतना ज्यादा झेल रहा है और अभी भी तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा? बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। सवाल ये है कि जब भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, सकारात्मक कदम की बात अमेरिका करता है, आप देखते हैं कि IRGC तुरंत ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे कि अपना अस्तित्व, अपनी जो जगह है वो दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो बातचीत होती है, सकारात्मक बातचीत जो अमेरिका कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है? वो वहां के पॉलिटिशियंस के साथ कर रहा है जो कि सरकार बनाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान में एक IRGC और जो पॉलिटिकल तबका है उनके बीच में अनबन है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं ना कहीं बातचीत करके ईरान को ऐसे हो सकता है लोकतंत्र की ओर ले जाए
और IRGC का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से जब खamenei साहब की जब वो अपना जनाजा निकल रहा था, एक दिन पहले जब जनाजा इराक में था, तो आपने देखा किस प्रकार से IRGC ने हमला करके पूरा का पूरा जो कार्रवाई उसके बाद शुरू हुई। अब दोबारा, अब जब 13 दिन के बाद, अब 3 दिन के तब आराम सा लग रहा था, हो सकता है बातचीत, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सकारात्मक बातचीत की ओर बढ़ रहे थे। वहां पे नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे, वहां पर कह रहे थे कि बातचीत बहुत सफल हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और तुरंत हम देखते हैं किसी ने कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकर पे हमला कर दिया। इधर सऊदी अरेबिया के टैंकर के ऊपर हुथीज ने रेड सी में हमला कर दिया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि IRGC जो है वो कहीं ना कहीं अपना रेलेवेंस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, आप कितना भी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से बात कर ले, पर जो शॉट्स, हु काउंट्स द शॉट? द आर्मी। तो वैसे ही ईरान में भी है कि आप कितने भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करते रहिएगा, बातचीत अल्टीमेटली IRGC जो तकरीबन 1979 से लेकर के आज तक अपने आप को एक बहुत बड़ा अहम एक ऑर्गेनाइजेशन है लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, सर जैसा आपने भी समझाया कि ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो चाहती है कि शांति हो, वहां की जनता को राहत मिले। बीते 5 महीने से जिस तरह से परेशानी झेल रहे हैं वहां के लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप समर्थन में है कि युद्ध विराम हो, युद्ध रुके, एक पीस जो है वहां पर आए। लेकिन जो कट्टरपंथी ताकतें हैं ईरान में, जो वहां की IRGC है, वो उसके मोटिव कुछ और है, उसके एम कुछ और है। अब सर ये समन्वय कैसे स्थापित होगा? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूं सर, जितना आपने समझाया कि मिडिल ईस्ट में शांति तब तक नहीं आ सकती, एक परमानेंट सोल्यूशन तब तक नहीं आ सकता जब तक IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप सेम पेज में ना हो। ये कैसे अचीव होगा? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक ये दोनों एक पेज पर नहीं आते, और आना बहुत कठिन है। आप देखते हैं कि जब भी सकारात्मक बातें ईरान के द्वारा होती हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से नेविगेशन एस्टैब्लिश होता है, तुरंत कुछ ऐसे हरकत IRGC करने की कोशिश करता है। पेजेस्कियां के ऊपर कहीं ना कहीं के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, IRGC के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि ये तो बिकाऊ है, इन्होंने देश भेज दिया। क्योंकि अभी देख रहे हैं वहां पे एक शहादत जो है ईरान के अंदर, और मनोबल जो ईरान का है ऊंचा इसलिए है क्योंकि IRGC और जो मोहतरमा खamenei है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जो दिखते नहीं है पर सुप्रीम लीडर हैं, उन सबका एक तरीके से फंडामेंटलिस्ट रैडिकल जो आउटलुक है कि कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व पे आंच नहीं आनी चाहिए। अपना अस्तित्व के ऊपर अगर आंच आएगी तो बहुत कठिन होगा। और बार बार जिस प्रकार से ट्रंप रेजिम चेंज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है उनको, और जिस प्रकार से MOU दस्तखत हुआ उसमें सबने क्या कहा कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, मतलब पांचों की पांचों उंगलियां ईरान की घी में थी, सब कुछ जो ईरान चाहता था मिला। तो IRGC को खतरा हुआ कि ऐसे कैसे, अगर ये हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? क्योंकि IRGC कंट्रोल कौन कर रहा है? जब तक लड़ाई होगी और जब तक टेंशन होगा, तब तक IRGC एक झंडे के नीचे पूरे ईरानियंस को इकट्ठा रख सकती है। अगर लड़ाई ही खत्म हो गई तो IRGC का जो अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो वो तो IRGC चाहेगी नहीं। उन्होंने तो खून का उनको चस्का लगा हुआ है, उनको तो पूरा पावर का चस्का लगा हुआ है, अब वो नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक आप IRGC को पूरा खात्मा, जबकि उसी के लिए पहले ही दिन लड़ाई के हमने देखा 28 फरवरी को पहले ही दिन इनके 40 टॉप लीडरशिप खत्म। क्यों किया था अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई? इसीलिए की थी कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो कि उनको मालूम था कि ये IRGC जो है, और मुझे लगता है युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका ने वो गोल जो है वो अचीव कर लिया था कि जो टॉप लीडरशिप है उसको एक तरह से खत्म किया जाए। लेकिन बावजूद इसके 5 महीने बीत गए हैं, अभी तक जो टारगेट या जो गोल्स अमेरिका के थे वो भी कुछ खास अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। श्रीवास्तव जी, सर आपका एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या बताता है? क्या यह समझा जाए कि एक बड़े युद्ध के मुहाने पर दुनिया, और अगर ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसे ही बनी रहती है जैसा बीते 5 महीनों से बनी हुई है, तो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन पर क्या इंपैक्ट? देखिए रिया जी, जो वेस्ट एशिया में जो स्थिति है और वो एक लंबे समय तक चलने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है।
और उसके पीछे जो, जैसा कि जनरल कुलकर्णी सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि जो IRGC है वो पूरे ईरानियन इस्लामिक रिजीम को अभी वो डोमिनेट कर रही है, उसको लीड कर रही है। और IRGC एक रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाला जो संगठन है और जो कि इस्लामिक रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए उसे बनाया गया था। और अब जब इस्लामिक रिजीम 28 फरवरी को सीधे सीधे सबसे बड़े अपने खतरे में आई कि अमेरिका ने पहले ही दिन उनके 40 टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई, ये बहुत बड़ी घटना थी। और उसके बाद लगभग 40 दिनों का युद्ध चला और उसमें जाहिर है कि ये जो IRGC है वो पूरी तरीके से उसने इस्लामिक रिजीम को टेक ओवर इस प्रक्रिया में कर लिया। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आपने स्वयं इस बात को बताया कि जो अमेरिका को पहले दिन ही बहुत बड़ी सफलता मिली थी। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है वो 40 दिनों के लगभग युद्ध के बाद और उसके बाद भी अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें वो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से घुटनों के बल आ गए हैं, वहां से ऑपरेट करने पर मजबूर हुए हैं। सरफेस बेस्ड जो मिलिट्री एसेट्स थे ईरान के इस्लामिक रिजीम के, उसको अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के बहुत ही सीवियरली डैमेज किया है, उसको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई है। तो ऐसे में ये जो IRGC है वो इन सारी स्थितियों को लाभ उठाते हुए अपने आप को अधिक से अधिक डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। इसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में आप देखिए तो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के लोगों को कभी भारत का डर दिखाते हैं जी, और कभी भारत का डर दिखाते हैं, कभी कोई भय दिखा दिया और उस भय और डर को के वातावरण को बना करके सेना रखना चाहती है ताकि उसका कंट्रोल वहां पर बना रहे। तो उसी तरीके की मानसिकता अब IRGC की भी होती जा रही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि ये IRGC का अप्रोच इसी तरीके का रहा तो फिर वो दिन भी आ सकता है कि जिस दिन उसका हश्र भी वही हो सकता है कि जो कि सद्दाम हुसैन के रिजीम का हुआ था। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी वो 1991 में अमेरिका ने जब कुवैत का सद्दाम हुसैन ने इराक में ऑक्यूपेशन किया तो उसको मुक्त जरूर करा लिया, लेकिन उस समय सद्दाम हुसैन की रिजीम बची रह गई थी। उस समय भी युद्ध गल्फ वॉर 1 जिसको कहते हैं वो चला था, लेकिन उस समय सद्दाम हुसैन की रिजीम बची रह गई थी। और बाद में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो सद्दाम हुसैन को लगने लगा कि हमको तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, अमेरिका तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद भी वो अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचते रहे, थ्रेट देते रहे और अनेक तरीके के एंटी अमेरिकन और जो भी वहां पर डिस्टेबलाइजिंग जो एक्ट वो कर सकते थे वो करने की कोशिश करते रहे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जॉर्ज H.W. बुश, जिन्होंने गल्फ वॉर 1 लड़ा था, प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, उनके सुपुत्र जॉर्ज W. बुश जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उन्होंने 2003 में ये प्रिटेक्स्ट देते हुए कि आप WMD वगैरह बना रहे हैं, उनका मेन लक्ष्य इराक की जो सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी उसको टॉपल करने का था और अमेरिका ने कर भी दिया। तो मैं मानता हूं कि ईरान के इस्लामिक रिजीम को कुछ इतिहास से भी सबक लेना चाहिए। और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि इस इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच है, चाहे वो स्टेट ऑफ इजराइल से नफरत करने वाला अप्रोच हो, उसको वर्ल्ड मैप से वाइप आउट करने के बारे में सोचने का अप्रोच हो, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति है, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती तथा अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठन इराक और सीरिया में हैं, वो सभी ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं। और उसके बाद आप न्यूक्लियर वेपन्स भी हासिल करना चाहते हैं इस इंटेंशन के साथ कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। 90 लाख की आबादी वाले राष्ट्र के लिए तो 1 या 2 न्यूक्लियर बम ही काफी है। तो ऐसे में ये जो ईरान के इस्लामिक रिजीम को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा और यदि वो बदलाव लाने में विफल रहते हैं, जो कि वर्तमान समय में दिख रहा है, और उनको ऐसा लगने लग रहा है, ऐसा मुगलता हो गया है कि हम कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि अल्टीमेटली मुझे लगता है इस गलती की सजा जो है वो ईरान की जनता, जो आम नागरिक है वहां के, जो आने वाली पीढ़ी है वो भुगतेंगे और भुगत भी रहे हैं शायद। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, सर इस वक्त अगर वैश्विक स्तर पर देखें कई वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, रशिया और आप यूक्रेन को देख लीजिए, बीते कई सालों से युद्ध जारी है, अभी वो भी नहीं रुक रहा है। दूसरी तरफ ये अगर इस युद्ध की बात करें, जो तनाव देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो भी उसे बीत चुके हैं 5 महीने, इससे पहले भी कई बार ऑन एंड ऑफ रहा है। सर क्या समझा जाए इस वक्त वैश्विक तौर पर हम लोग किस ओर आगे बढ़ते हुए, और
एक और सवाल यहां पर सर जो बनता है वो है कि एयर स्ट्राइक्स तो जारी है दोनों तरफ से। अमेरिका कभी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान कभी आसपास जो अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं वहां एयर स्ट्राइक कर रहा है। ऐसे कब तक चलेगा सर? कब इसका अंत होगा? परमानेंट सोल्यूशन क्या है? और क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड पर विचार करेगा अगर जरूरत पड़ी तो? रिया, परमानेंट सोल्यूशन तो बहुत मुश्किल है, बट ये डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग टाइम। और ईरान ये जानता है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख सकता है, क्योंकि पिछले ही थोड़े दिनों में जिस प्रकार से तकरीबन 100 घायल हुए हैं अमेरिकन ट्रूप्स और तकरीबन 8 एक मारे गए हैं, उसी से अमेरिका को झटका लगा है और उन्होंने 13 दिन के बाद थोड़ा सा पॉज देने की कोशिश की है। अमेरिका के पास भी उतने अब हथियार बनने, क्योंकि बहुत महंगा है। एक जो है डिफेंस वेपन इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका पैट्रियट का मिसाइल है। तो इस तरह के एयर डिफेंस करना भी अमेरिका को बहुत कठिन होता है। और जो ईरान की टेक्नोलॉजी है वो बहुत चीप और रीजनेबल, जिससे कि नुकसान पहुंचाने की काबिलियत 1400-1500 के इलाके में, खासकर जो अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में, उनको डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हैं। अमेरिका आज मेनलैंड तो 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक तो मेनलैंड को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, लेकिन वो जिस प्रकार से अमेरिकन बेसिस पे कर, तो ऐसे क्या। और प्लस जैसे IRGC के संजीव जी बात कर रहे थे, IRGC के जो अभी बॉस है, कमांडर वाहिदी, वो IRGC के कमांडर भी है और उनको राजनीति का भी बहुत जबरदस्त एक एक्सपीरियंस है। वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, और आज IRGC के कमांडर हैं। तो उनको मिलिट्री प्लस पॉलिटिक्स दोनों का उनको जो एक एक्सपीरियंस है उसका वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ईरान लगातार अपने प्रॉक्सी के द्वारा, चाहे वो हुदी बिल्कुल प्रॉक्सीज के द्वारा जो है वो परेशान भी कर रहा है। और यही वजह जो हमें तस्वीरें नजर आई कि हूती ने रेड सी में जो है सऊदी अरब को एक तरह से निशाना बनाया। देखिए, वैश्विक स्तर पर कई जगह पर इस वक्त वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर ले या मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। सवाल यही है कि वैश्विक तौर पर हम लोग किस ओर आगे बढ़ रहे हैं और क्या कोई बड़ा युद्ध के मुहाने पर अब दुनिया खड़ी हुई है। इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। कुलकर्णी जी, माफी के साथ आपको रोका था सर प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। रिया जैसे बता रहे थे, तो ये तो हुआ ईरान। अब आप देखिएगा कि ज़ेलेंस्की भी जिस प्रकार से कूदे हैं, उन्होंने ईरानियन वेसल को अटैक किया है, ये दर्शाने के लिए अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। और उनको ऊपर भी जिस प्रकार से रशिया कीव के ऊपर हमला करा है, उन्हें भी सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने ट्रंप को अपना एक तरीके से सपोर्ट भी दिखाया, प्लस बातचीत करेंगे तो उनसे उनको जो भी हथियार चाहिए उन्हें रूस से लड़ने के लिए वो पाएंगे। प्लस वो भी जिस प्रकार से मॉस्को अटैक कर रहे हैं, उससे साफ दर्शाता है कि मॉस्को भी कहीं ना कहीं पर उनको भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे माहौल में जब रूस भी अब थोड़ा सा बैकफुट पर दिखता है, यूक्रेन जो है लगातार कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्लैक सी में हो चाहे सी ऑफ अजोव में हो, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के बरखिलाफ भी उसने अपना एक मोर्चा खोल लिया है। वहां पे हम देखते हैं कि इराक ने भी जिस प्रकार से इराक से जो मिलिशियाज है वो भी हमला कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो इजराइल के ऊपर है लगातार जो हमला है उसको कम करे। कहीं ना कहीं एक मल्टीपल वॉर फ्रंट खुले हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक कोई भी हो, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है या फिर इजराइल है, वो तो टोटल विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। और जो कुछ भी हो रहा है उतना ही हो पा रहा है कि ठीक है, चल रहा है। और किसी न किसी प्रकार से जब तक टोटल विक्ट्री ना मिले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, तभी एक जंग समाप्त होगी। जब तक यानी ये समझा जाए लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी कि जब तक कोई भी एक साइड पूरी तरह से टोटल विक्ट्री की स्टेट में नहीं आएगा, तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन फिलहाल नजर नहीं आता है, या ये जो तनाव है वो कम होता हुआ नजर नहीं आता है। संजीव श्रीवास्तव जी, सर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक वेपन की तरह IRGC इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि थोड़ा सा जो इनिशियल लेवल की बातचीत होती है, लगता है कि कुछ सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी तेल टैंकर पर IRGC हमला कर देती है, अटैक कर देती है, फिर उसका जवाब अमेरिका भी देता है अपने अंदाज में। सर, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो परमानेंट सोल्यूशन तो अचीव होना, या जो पीस टॉक हम सोच रहे हैं उसके जरिए समाधान होना, डायलॉग से समाधान होना, वो तो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
देखिए नीरज जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में सिर्फ विश्वास का संकट ही नहीं है, बल्कि इसको कहेंगे कि अविश्वास की एक गहरी खाई दोनों के बीच में है और मेजर बहुत ही डीप ट्रस्ट डेफिसिट है। और जो 28 फरवरी और उसके बाद लगभग 40 दिनों का युद्ध चला और आज भी ये चल रहा है, उसमें जो पुराना स्टेटस को था, जो यथा स्थिति थी और एक किसी तरीके से वो अपने आप को शांति वहां पर बना करके रखी गई थी 1979 ऑनवर्ड्स, वो टूट गया और एक नए तरीके का स्टेटस को बनाना, एक नए तरीके की सहमति बनाना कि जिसमें कि शांति हो, स्थायी शांति हो, स्थिरता हो, उसमें अभी लंबा समय लगेगा। इतना आसान ये नहीं होने जा रहा है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी अवश्य ईरान के इस्लामिक रिजीम के बारे में कहना चाहता हूं कि उसने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम लॉज का वायलेशन है और जो हालांकि ईरान अनक्लॉस का सिग्नेटरी है लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया था और अमेरिका तो सिग्नेटरी भी नहीं है, लेकिन जो भी एक कस्टमरी लॉज मैरीटाइम डोमेन के होते हैं, सीज के लॉज ऑफ द सीज होते हैं, कस्टमरी लॉज ही अगर हैं तो उसको भी ईरान को फॉलो करना होगा। और यदि ईरान पूरे इस नेचुरली बिल्ट पॉइंट इंटरनेशनल वाटर वे को ये कहेगा कि हमारी अपनी टेरिटरी है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमारा अपना राष्ट्र भी, भारत भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र इस तरीके की इजाजत नहीं दे सकता कि आप जो है इंटरनेशनल वाटर वेज को अपनी टेरिटरी घोषित कर लें। अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो फिर स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ताइवान स्टेट और जितने भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं, हर जगह वहां के राष्ट्र वहां पर टैक्स वसूलना शुरू कर देंगे और वहां पे हर जगह मनमानी होने आवागमन को लगेगी। बाधित करेंगे। जी बिल्कुल सर, हर ऐसे जगह में मनमानी दिखेगी फिर। जी 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 रिया जी, बिल्कुल। और ऐसे में यदि ईरान इस तरीके का बिहेवियर करता है तो वो अगेन वो गलती कर रहा है। ईरान देखिए लगातार गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया, वेस्ट एशिया के जो अनेक उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब अमेरिका ने उनसे उनके भी ऊपर हमले दुश्मनी किए तो मोली उन्होंने और यही उनसे भी वजह दुश्मनी है कि मोली। ईरान अभी बैकफुट पर तो नजर आ रहा है, लेकिन बैकफुट पर होने के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो जवाब दे रहा है अमेरिका को। देखना ही होगा। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर है। जैसे ही पीस टॉक्स आगे बढ़ती हैं, कुछ सकारात्मक बातचीत होती है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि एक चिंगारी को आग में बदल देता है। अब देखना यह होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो कब रुकता है, कब थमता है और कब शांति बहाल होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।